कल हमने वैज्ञानिक पद्धति अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें हमने विज्ञान का अर्थ व परिभाषा का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ व परिभाषा, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब आगे आज हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादित करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होता हुआ सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण हैं। श्रीमती पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया। प्रथम, समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान व पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसका अगला चरण है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है प्राकल्पना का निर्माण। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योग देती है। वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र व अध्ययन इकाइयों का निर्धारण। वैज्ञानिक पद्धति का यह प्रमुख चरण है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है, ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो सैंपलिंग मेथड की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इसका अगला चरण है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारित कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूचित अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या किसी अन्य विधि का। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड भी तैयार करता है। इसका अगला चरण है अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन। अब विशेष सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है एवं तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है। संकलित जो भी तथ्य हैं उनको लिखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। फिर सारणियां तैयार की जाती हैं
या तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात अगला चरण है सामान्यीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण में व्याख्या करने के पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। सामान्यीकरण करने के पश्चात अगले चरण में जांच व पुनः परीक्षण किया जाता है। सामान्य नियमों की जांच व पुनर्परीक्षण किया जाना इस बात का द्योतक है कि हमने नियमों की जांच की है, पता लगाया है कि ये नियम सार्वभौमिक हैं या नहीं, या उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। इसका वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण है भविष्यवाणी। जब जांच व पुनर्परीक्षण हो जाता है, उसके पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब है सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने के क्या कारण हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल है, सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, सामाजिक घटनाओं को नापा तोला नहीं जा सकता, सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह भी कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञानों के पास प्रयोगशाला नहीं है, वे सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन नहीं कर सकते, वे भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञानों और उनके क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों को कैसे वैज्ञानिक माना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि आज विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों एवं सामाजिक अनुसंधानों की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। सामाजिक अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, उन नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जाती है। इन नियमों में सार्वभौमिकता का गुण का पता लगाया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना और व्याख्या की जाती है, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली संबंधित घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है। समाजशास्त्र ने अपने अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता पर काफी विकास कर लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अब अंतिम जो बिंदु है वह है समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन है वो है अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव। इसका मतलब है मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। यह लगातार चिंतन करता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है, उस पर विचार करता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को प्रदर्शित तथा समायोजित करता है। वह स्वयं विविध निर्णय लेता है। ये सभी विशेषताएं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को सीमित कर देती हैं, क्योंकि मानव अपनी तर्कक्षमता से अनेक निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है, उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है या उन्हें अमान्य बना सकता है। इसकी दूसरी लिमिटेशन है वो है वस्तुपरकता का अभाव। वस्तुपरकता वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि वह वस्तुपरक और निष्पक्ष हो, लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या है पर आधारित होता है, जबकि समाजशास्त्र में अनेक बार
क्या होना चाहिए के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की अगली सीमा है भविष्यवाणी की कठिनाई तथा इसकी अंतिम सीमा है घटनाओं की जटिलता। इसका तात्पर्य है समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं में प्राय अनेक जटिलताएं होती हैं तथा एक ही घटना से एक से अधिक कारण या प्रभाव हो सकते हैं, अतः अनिश्चितता पाई जाती है। यह सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन का हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।